अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुसाफिर पॉडकास्ट आसिफ जंजुआ के साथ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट एंकर पर्सन होने का एज़ाज़ हासिल है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ये इस मुकाम तक पहुंची हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा महविश मुमताज़ बेग। अस्सलाम वालेकुम महविश मुमताज़, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीटी गुड। आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। महविश बताइएगा कि सबसे पहले महविश मुमताज़ बेग कैसे बनी? अच्छा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्लस ऑब्वियसली महविश तो एक आम सी लड़की जो कि अपने माँ बाप की प्यारी लाडली बेटी, जिसको दुनिया के इन झमीलों से और इस तरह के कहते हैं ना डबल फेस लोगों से कोई वास्ता उस तरह से नहीं था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कहते हैं ना कि जब आप जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको ये तमाम चीज़ें दुनिया की जो सितम सारे वो आपके ऊपर गिरते हैं, आपको सहना पड़ता है। तो महविश मुमताज़ बेग की पहचान बनाना यकीनन आसान तो नहीं था, बट आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो लंबी स्टोरी है। बस इनिशिएटिव लिया, फादर की सपोर्ट रही, माँ की दुआएं साथ रहीं, बहनों ने भाई ने साथ दिया, चल पड़े। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मुझे ये बताइएगा कि आपने सहाफ़त ही क्यों चुनी? आप किसी और शोबे में भी जाना चाहती थी या सहाफ़त में ही आना चाहती थी? आप सहाफ़त ही क्यों? आसिफ साहब, दिस इज़ द मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन टू मी कि व्हाई जस्ट जर्नलिज़म। और ऑब्वियसली जर्नलिज़म में आने के बाद मेरा जो एक प्रोफेशनल फील्ड जो आप लोगों ने देखा है, जो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन रही है, तो सबसे पहले यही सवाल होते हैं, भाई क्यों चूज़ किया? इतना मुश्किल शोबा है, आप किसी भी और शोबे में चली जाती। तो मैं अपने शौक़ से नहीं आई इस फील्ड में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वक्त ले आए आपको? वक्त ले आए, हालात ले आए, कह लें। अच्छा। आई वुड रादर टू बिकम ए मैथमेटिशियन। मैं जब इस फील्ड में एंटर हुई तो मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी, वो मैं कंप्लीट कर रही थी। बट बीच में ही कुछ ऐसे मामलात आए सामने। इवन यूनिवर्सिटी में भी आई पर्सनली फील के हमारी गिलगित बल्तिस्तान से है कहकर हमारी उस तरह से रिकग्नाइजेशन नहीं थी। और कुछ मामलात में कहते हैं ना कि आपको कुछ प्लस पॉइंट मिल जाता होता है, तो वो भी उस तरह से नहीं था। मतलब आपकी कुछ वैल्यू उस तरह से नहीं साफ वाज़ेह हो रही थी। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ वेरी स्पेशल एरिया और आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी प्राउड कि भाई उस एरिया से हम हैं। लेकिन ये पाकिस्तान का तो हम हिस्सा हैं एक तरह से। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है ना दिल से इल्हाक़ी हैं यहाँ पर। बिल्कुल है। तो खैर कागज़ी मामलात में क्या है, आइनी तौर पर क्या है, वो एक अलग डिबेट है और उसके ऊपर भी जो है वो कमेंट पास किया जा सकता है। बट भी मैंने अपने वालिद साहब से डिस्कस किया कि ऐसा क्यों है ना, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप अपने जैसे लोगों से उनसे हट के बल्कि आप मिलते हो, यहाँ पश्तून है, यहाँ पंजाबी हैं, यहाँ बलूची हैं, हर कौम जो है ना वो गुलदान की तरह उसमें सजे हुए हैं। तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस फील होता था। फिर एक बिहेवियर जो बाकी उस जगह पर होता था, कोटा सिस्टम चूँकि हमारा ऐसा है। तो वो मामला देखते देखते मेरे फादर ने कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान से होना खैर कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन यही बात है कि आपको अपना आप प्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इफ़ यू कैन डू, और इफ़ यू कैन देन हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। तो मेरे माइंड में था कि मैं कैसे अपने इलाके की नुमाइंदगी, मतलब कैसे यहाँ के लोगों को कैसे बताया जाए। तब एज़ यू नो ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यूज़, वो तो इतना हमें तो आइडिया नहीं था। एक ग्रेजुएशन कर रही है एक स्टूडेंट, उसको क्या ही पता होगा इन तमाम मामलों के हवाले से। कितना पहले आपने ये स्ट्रगल शुरू की? इट्स माई 8th ईयर नाउ। ये स्टार्ट है मेरा 1 अप्रैल 2018। आई स्टार्टेड ऑन दैट डे, जो कि अप्रैल फूल डे के हवाले से भी मशहूर है। तो मैंने पहला आर्टिकल ही 1 अप्रैल को लिखा था। मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो साथ में फेलोज हैं, वो समझे कि महविश हमें फूल बना रही है। ठीक है, आज तो अप्रैल फूल है तो फूल मत बनाओ। आर्टिकल कैसे लिखा है, क्योंकि मैंने पहला आर्टिकल लिखा था विद द सपोर्ट ऑफ माय फादर, विद द गाइडेंस ऑफ हिम। तो उन्होंने कहा कि आप ना लिखो, कलम की बहुत बड़ी ताकत है। अभी आप लोगों को उस तरह अंदाज़ा नहीं है, आप एक आर्टिकल लिखो, 2 लिखो, इसको आगे लोगों तक पहुंचाना वो मेरा काम है, यानी कि जो पब्लिशिंग होती है और बाकी के मामलात हैं। तो मैंने पहला आर्टिकल अपना लिखा और ऑन दैट डेज आई थिंक जो टॉपिक था वो एजुकेशन के ऊपर था
क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से उस वक्त बड़ा सही। क्लोज थी। फिर वो जब गया लोगों में तो फिर जो वो कहता है ना कि आग की तरफ फैल गया, तो वो उसके बाद दीगर मेरे आर्टिकल्स आते गए। देन पीपल हैज़ एन आइडिया कि भाई कुछ आ रहा है, लड़की लिख रही है, कौन है, और इफ़ शी और वो इज़ भी फ्रॉम गिलगित गिलगित बल्तिस्तान तो ऑब्वियसली भाई हम वेलकम करते हैं। और यहाँ भी जितने हमारे लोग इस वक्त मौजूद हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इवन इन मीडिया जो बैक पे रह के काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट पे तो एज यू नो किसी की रिकग्नाइजेशन उस तरह से है ही नहीं होती। एंकर पर्सन गिलगित बल्तिस्तान से ले दे के कलीना शिगरी के अलावा किसी के पास ये टाइटल नहीं है मेन स्ट्रीम में। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट यंगेस्ट एंकर पर्सन ऑफ दैट एरिया। तो बस फिर वो आर्टिकल्स लिखा, सिलसिला चला, और बस आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिशें, हमारी जदोजहद स्टार्ट हो गई। वेरी गुड, माशाल्लाह। देखें, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें स्पेशली आपने जिक्र किया था कि मैंने लिखने से शुरू किया, और कहते हैं कि सहाफ़त में सबसे मुश्किल काम ही लिखना है। अगर आप जब तक लिखते नहीं हैं तो आप सहाफ़ी बन नहीं सकते। तो ये तो अब आपकी जो स्टार्टिंग हुई, जो बेस बनी, वो तो एक इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कि फिर ज़ाहिरी बात है आपने उस स्ट्रगल को छोड़ा नहीं और आप इस फील्ड में आई। अच्छा, इस तरह होता है स्पेशली पाकिस्तान में, हमारे यहाँ किसी भी फील्ड में अगर जब कोई लड़की आती है, स्पेशली ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान या हमारे ऐसे कुछ ऐसे दूर दराज या रूरल एरिया हैं, वहाँ पे उसका फील्ड में आना या फील्ड वर्क करना बहुत मुश्किल होता है जब तक उसको किसी की सपोर्ट ना हो। तो फैमिली में आपको किसकी सपोर्ट थी या किन की मुखालफत रही है कि इसको फील्ड में आना चाहिए, किसकी मुखालफत नहीं, इसको तो ये तो लड़की है, तो फील्ड में नहीं जा सकती, ये काम नहीं कर सकती, तो किसकी सपोर्ट ज़्यादा रही और किसकी मुखालफत रही आपके साथ? अच्छा, मुझे मेरी फैमिली में तो मेरी फैमिली की ही सपोर्ट थी कि मैं महविश मुमताज़ बेग बनी। ठीक है। मुझे मेरे फादर के कदम कदम पे मेरे साथ खड़े रहना, घर में मेरी वालदा साहिबा वो जाए नमाज़ बिछा के कहीं मेरा जाना हो तो वो दुआ और तस्बीह लेके हाथ में बैठना। मेरी जो सिस्टर्स हैं, मैं कहते हैं ना बड़ी स्लगिश सी पर्सन थी कि भाई उसको धक्का स्टार्ट वाला मामला मैं नहीं जाती थी। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं कहती थी कि लोगों के सामने मैं कैसे जाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी और वो मुझे देख के क्या कहेंगे। आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा, तो वो शाय पर्सन थी बहुत ज़्यादा कोइनेस तो बहुत ज़्यादा थी कि आई इवन कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ, जो उस लेवल पे मेरा था। तो मेरी सिस्टर्स मुझे पुश करती थी और बाबा को बोलती थी नहीं ये जाएंगी, अब आप करें, ये रेडी हो जाएगी और कितने बजे जाना है, क्या टाइम है, क्या वेन्यू है, ये इनको हम रेडी करेंगे। और वो मुझे कह रही थी ये आपकी ड्रेस है, ये आपके सैंडल्स है, ये चीज़ें हैं, बी रेडी एंड देन गो, हमें नहीं चाहिए आप घर में, ठीक है। तो वो मेरा जो एक इंकरेजमेंट का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो जस्ट मेरे अपने घर से हुआ। बाकी मुखालफत तो इनिशियल स्टेज पे तो किसी ने उस तरह से नहीं किया, हर जगह से एक्सेप्टेंस आई, सब ने कहा कि भाई काबिलियत है, इतना माना लोगों ने कि भाई काबिलियत है। और आर्टिकल्स वो नज़र आना शुरू हो जाती है। आर्टिकल्स आपको पता है जब आप एक एक लफ्ज़ लिखते हो तो उस लफ्ज़ के कई मायने होते हैं, फिर आप उन मायने को लोगों तक पहुंचाओ, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं खैर कोई पीएचडी लेवल की तो बैक इन 2018 व्हेन आई स्टार्टेड तो कोई पीएचडी होल्डर तो मैं थी नहीं कि मुझे लफ्ज़ों के चुनाव और इन चीज़ों में बड़ा ग्रिप्ट होना, बड़ा कमांड, वो भी नहीं था। हाँ, गलतियाँ भी हुई हैं, कुछ लिखने में गलतियाँ हुई हैं, कुछ बोलने में गलतियाँ हुई हैं, और आई बिलीव दैट मिस्टेक्स हैपन टू एवरीवन कैन डू अ मिस्टेक। और इट डजंट मीन के वो मिस्टेक्स से आप वहीं पे रुक जाओ, उससे आप इवन सीखते हो। अगर आप सीख जाओ, सीख के बाहर निकलो, दैट मीन्स के यू हैव डन समथिंग वेरी वेल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बताइएगा कि जब आप अभी स्ट्रगल फेस में भी थी और अगर आप साथ साथ अपनी जो है ना टीवी पे भी आ गई, अपने प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर दिए और आपको अवार्ड्स भी दिए गए कुछ, आपकी जितनी भी स्ट्रगल थी उनके ऊपर, तो कौन कौन से अवार्ड दिए गए और कब दिए गए आपको? अच्छा, मुझे जो पहला अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज ज़रा आई थिंक मुझे लगता है आज बड़ी बातें रिवील होने वाली हैं। बिल्कुल ज़रूर, आप बिल्कुल। और आसिफ साहब को सारा क्रेडिट जाता है, हमारी तो खैर बेस्ट विशेस आपके साथ भी हैं, हमें तंजीम में भी रह के हमने काम किया ऐसा ही, बट वक्त और कहते हैं ना वो टाइम इतना लिमिटेड हो गया आजकल के, वो मुलाकात के टाइम नहीं मिलते हैं, बैठ के हम कोई बातचीत दूसरे से नहीं कर सकते हैं, कुछ प्लान नहीं कर सकते। अब तो मुलाकात जस्ट व्हाट्सएप पे रह गई है अब। हाँ, अच्छा, वो कहते हैं ना आप अगर ऑनलाइन किसी को देखे तो समझ जाओ सलामत है, सही है, बिल्कुल सारे मामला ठीक है। अच्छा, जो मुझे अवार्ड्स के लिए भी मुझे बिल्कुल
बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था उन दिनों के कोई ऐसा अवार्ड सेरेमनी कोई डे होने जा रहा है। और इस तरह से पहला जो मुझे मिला वो नेशनल यूथ अवार्ड था। आई हैव रिसीव्ड इट ऑन आई थिंक इन 2020 और देन इन 2021 आई हैव रिसीव्ड सितारा पाकिस्तान अवार्ड इन कराची। तो ये दोनों अवार्ड्स के हवाले से मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे लास्ट मोमेंट पे जस्ट ये आया कि आपको कोई कार्ड आया मिस महविश मुमताज़ बेग यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड इन दैट इवेंट करके और आपको अवार्ड दिया जाएगा करके। उससे पहले आपको नहीं उससे पहले अच्छा मुझे आइडिया नहीं था। अब इसके बैक पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे उस तरह से एक्सेप्ट किया कि गलतियाँ भी हो गई तो कहते हैं कोई बात नहीं हमारी अपनी बेटी है हम इसको देख लेंगे। वेल विशर्स ऐसे मेरे रहे कुछ फैंस मैं कहूँगी। तो ये जो दोनों अवार्ड्स मिले इनके पीछे भी कुछ ऐसे ही वेल विशर्स थे जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। जो भी डाटा चाहिए था वो उन्होंने ही प्रोवाइड किया। और उसके बाद मेरा नाम नॉमिनी के लिए गया था तो नॉमिनेशन में भी वो नाम जब सिलेक्ट हुआ तो उसके बाद मुझे अवार्ड के लिए उन्होंने मुंतखब किया। और जाहिर बात है जो ज्यूरी थी उन्होंने तो देखा होगा आपकी जो काविश थी यार आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स थी वो इस कदर थी कि आपको अवार्ड से नवाजा था। नेशनल यूथ अवार्ड के लिए इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था लाहौर। अच्छा। मैं चूँकि अपने कुछ कामों में इतनी मसरूफ़ थी मैंने कहा मैं नहीं आ सकूँगी। और मैंने कहा ये अवार्ड मतलब हम मुझे मिलें हाउ इज़ इट पॉसिबल आई डोंट थिंक सो मैंने उसको बड़ा लाइटली लिया। बट जब बाद में अवार्ड की रिसीविंग के लिए जो शख्सियात तशरीफ़ फरमा रहे थे और उनको देख के आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड के इतने हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ को मतलब अवार्ड मिला और मैं इसको कितना लाइटली ले रही थी। तो कहीं ना आप ज़िंदगी के कुछ मामलात को बड़ा हल्का ले लेते हो लेकिन वो आपके लिए इतना बड़ा जो है ना वो अच्छा मकाम साबित हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माई वेल विशर्स माई फैंस माई सपोर्टर्स जिन्होंने मुझे इस करियर से ही सपोर्ट करना जब मेरा स्टार्ट था तब से सपोर्ट करते आए हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार हैं। तो मैं बड़ी उनकी जो नहीं है शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी बात। एक्चुअली इस तरह है कि जब से मैं देखा कि जब से आपको अवार्ड मिला है उसके बाद कुछ लोग होते हैं अच्छा अवार्ड मिल जाता है फेम मिल जाता है या तो वो उनकी नेचर चेंज हो जाती है या फिर वो इस तरह करते हुए कहते हैं हाँ जो हमें चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद उनकी पर्सनालिटी बड़ी चेंज हो जाती है। तो इन अवार्ड्स मिलने के बाद इतना फेम मिलने के बाद महविश मुमताज़ बेग तो बन गई क्या उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग भी आई या वो एक पर्सनालिटी ऐसे बन गई नहीं मैं तो अब एंकर पर्सन हूँ मैं तो एक पर्सनालिटी बन गई हूँ। और आसिफ साहब आप बिल्कुल हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहे हैं और है भी ऐसा। अच्छा। आप भी ऐसे लोगों को देखते हैं और ऑब्वियसली मैं भी देखती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों के जहनों में ये बात आई हो कि शी हैज़ टोटली चेंज्ड नाउ कि बैक इन 2018 ये कैसी थी और आज कैसी मे बी। बट आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम अ ग्रास रूटर नॉट अ पैराशूटर। और मेरा मानना भी ये है कि जिनको कहते हैं गोल्डन स्पून जो अपने मुंह में रख के हाथ में रख के जो पैदा हो जाते हैं उनको माँ बाप का दिया हुआ होता है सारा कुछ जो उनके माँ बाप की जो दौलत होती है उसकी अपनी कोई स्ट्रगलिंग होती नहीं उसको पता नहीं होता कि 10 रुपये भी कैसे कमाना है तो 10,000 भी और 10 लाख भी कैसे आएंगे। ठीक है तो वो कुछ लोगों को वक्ती तौर पर अगर वो चीज़ें मिल भी जाती हैं तो बड़ा ये हमारा साथ में आसमान पर चला जाता है। बट अगेन आई एम अ ग्रास रूटर। मैंने एक चीज़ जो है ना बड़ी बारीक बीनी से देखी है अपने वालिद साहब के कंधे से कंधा मिला के मैं चली हूँ तमाम मामलात के ऊपर। और अगर आज मैं महविश मुमताज़ बेग के तौर पर अगर मैं जानी जाती हूँ पहचानी जाती हूँ तो यकीनन ये इन्हीं लोगों की दुआएं हैं और इन्हीं लोगों का सपोर्ट है। तो आप यहाँ से कहाँ चले जाओगे आपका कहाँ दिमाग कहाँ चला जाएगा। ठीक है मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि माई मदर रेज्ड मी एज अ काइंडेस्ट एंड अ स्वीटेस्ट पर्सन यू विल एवर मेट बट इफ़ यू मेस विद मी देन आई विल शो दैट वाई माई फादर्स नेम विद मी। ठीक है तो यहाँ पर कुछ लोगों को वाकई लगता है कि भाई बैक इन 2018 2019 महविश बहुत सीधी सादी मतलब बातें सुन लेती थी सह लेती थी लेकिन आज की महविश वो बातें ना सुनती है और ना वो चीज़ों को बर्दाश्त करती है और कुछ कह दिया जाए तो वो बड़ा जो नहीं एग्रेसिवली हमें रिस्पॉन्ड करती है। सो ये जो कोटेशन थी मैंने पुट कर दी। अब समझदार जो है उनके लिए इशारा काफ़ी है। एक्चुअली आप कोटेशन कह रही हैं ये तो रियलिटी भी है। मैं आपके कुछ प्रोग्राम्स देख रहा था जिसमें मिनिस्टर्स भी आए हुए थे और आप उनसे ऐसे क्वेश्चंस कर रही थी जैसे नहीं जवाब दें मुझे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गिलगित में ऐसा क्यों हुआ आप रिस्पॉन्सिबल थे आपने क्यों नहीं किया। तो मैं आई एम सरप्राइज के जो मतलब वो महविश जो आज से 4-5 साल पहले 6 साल पहले या 8 साल पहले जिसने ये करियर शुरू किया और वो एकदम से माशाल्लाह इतनी उसमें वो लोगों को इस मुकाम तक आने के लिए या इतनी उनमें एनर्जी आने के लिए बड़ा टाइम लगता है।
तो इनके पीछे आई नो कि आपकी काफ़ी स्ट्रगल है, आपकी काफ़ी जदोजहद है इसके पीछे, लेकिन ये बताएं कि आपका जो गिलगित बल्तिस्तान से किस इलाके से ताल्लुक़ है, और वहाँ पे जब आप अपनी सहाफ़त में आ रही थी, इस तरफ आ रही थी, तो घर वालों के साथ साथ अगर फैमिली में भी नहीं तो इलाके की भी सपोर्ट थी कि नहीं थी? आपको लोगों की भी सपोर्ट थी कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं या कबीला होता है या जो लोग होते हैं इर्द गिर्द के? अच्छा, मेरा ताल्लुक़ तो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, बल्तिस्तान बड़ा खूबसूरत रीजन है, आपने भी विज़िट किया होगा, क्योंकि उसका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट कह लें, ब्यूटी कह लें, किसी को भी अपने करीब खींचे बगैर रहता रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्कर्दू इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, स्कर्दू शहर भी कहा जाता है। उल्डिंग मोहल्ले का जो है वो नाम है जहाँ से मेरे वालिद साहब हैं, और सकमेदान उस एरिया को कहा जाता है जहाँ से मेरी वालिदा हैं। अच्छा। तो ये 2 एरियाज़ बड़े प्रोमिनेंट हैं स्कर्दू में। आप किसी को कहेंगे कि सकमेदान वाले, तो वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। वो सकमेदान वाले एक रिच कल्चर वाले लोग माने जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा वेल्थी जो नहीं उनका स्टेटस होता है। उल्डिंग वाले वो एजुकेशन में उस तरह से नहीं आगे हैं, मतलब पूरा जो मोहल्ला कह लें या पूरा जो उनकी कम्युनिटी है वो एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं वहाँ। और जब मैं इस फील्ड में आई थी तो ऑब्वियसली एज आई स्पीक के बड़ी डरी सहमी और वो मेरी पर्सनैलिटी थी, तो पीपल ऑलवेज थॉट दैट शी मस्ट बी फ्रॉम हुंजा, क्योंकि हुंजा की जो बाहिम्मत लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनका माशरे में किरदार है। तो अगर जर्नलिज्म को किसी ने परस्यू किया है सो शी मस्ट बी फ्रॉम हुंजा। बट बात वहाँ स्टक हो जाती थी जब वो मुझे हिजाब में देख लेते थे। अच्छा, वो कहते थे कि पॉसिबिलिटी है कि हुंजा से हो, मेरे नाम के आगे भी अब बेग लगता है, तो मोस्टली बेग्स आर फ्रॉम हुंजा एंड गज़र। तो ये खैर मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ उल्डिंग से, वालिदा साहिबा का सकमेदान से, बट माई ब्रॉट अप इज़ इन इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की, इधर पंजाब की पली बड़ी हूँ। मेरी तमाम तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ की है, सो दैट्स वाई मेरा एक्सेंट भी क्लियर होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ की है कि यहाँ की असल में पानी यहाँ का पिया हुआ है। अच्छा, खून वहाँ का है, सही है। पानी यहाँ का है। अच्छा, तो आपने दोनों कल्चर आ गए इजीली दोनों कल्चर। नाउ वी हैव एन आइडिया कि यहाँ के लोगों के साथ कैसे मामलात को निपटना है। ठीक है, अब ऐसे कैसे निपटने मामलात को, और हमारे वहाँ के लोगों की साइकी या उनका बिहेवियर, उनका कल्चर इन्वायरमेंट क्या है। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये तमाम चीज़ों को बैलेंस करना जो है ना वो आ गया है। मुखालफत की आपने बात की, मैंने कहा ना कि मुझे स्टार्ट में बड़ा एक्सेप्टेंस मिला। आसिफ साहब, मैं बड़ी खुश थी कि देखो यानी कि ये फील्ड में मैं आई हूँ तो हमारे इलाके की ज़रूरत है। मेरे इलाके में डिफरेंट मज़हब भी हैं, डिफरेंट लैंग्वेज कैरी करने वाले लोग भी हैं, कम्युनिटी भी। आप 1 घंटा या 3 घंटे का जो बीच में डिफरेंस आ जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, तो कहीं पे बिल्कुल कल्चर आपका चेंज भी हो जाता है। ऐसे बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन देखें, मैंने देखा भी है। तो जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मैं ये सोच रही थी कि ये लोग कितने अच्छे हैं हमारे, मतलब इतना पॉजिटिव जेस्चर देना, और वाकई में इस फील्ड में आके मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मतलब पल पल लोग आपको सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आए, मुझे कहीं पे किसी ने गिरने नहीं दिया। वो गलतियाँ हुई, लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हमारी बेटी है अभी स्टार्ट किया, सीख जाएगी आगे करके। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया, उनकी साइकी को ज़रा समझना स्टार्ट किया, या यूँ कह लें कि जब मुझे खुदा ने इज़्ज़त देना शुरू किया और मैं वो स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ी, तो मुझे लोगों की वो जो एक चेहरा है, उसके ऊपर जो लिबादे हमने ओढ़े होते हैं, मुझे वो उड़ते हुए नज़र आए। अच्छा। एंड दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि ये शख्स या ये यहाँ इस एरिया के लोग पहले ऐसे थे, अब सडनली ऐसा क्या हो गया। हालांकि मैंने तो किसी के घर का कोई बंदा नहीं मारा कि इतनी नफ़रत हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि मैंने इंटरव्यू किया, अभी मौजूदा गवर्नर हैं बाडू सौद, उनके पास ही गवर्नरशिप नहीं थी, सैयद नादिर शाह साहब का, उनका मैंने इंटरव्यू किया। तो वो बीच में कुछ लाइन्स हमारी बड़ी वायरल हो गई पूरे सोशल मीडिया पर। ना मिले जुले कमेंट्स थे कि कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है ये है, कुछ लोगों ने कहा नहीं, सवाल का जो पूछने का अंदाज़ था या वो चीज़ें कुछ गलत हो गई इस तरह से। खैर वो ओवरऑल बड़ा वायरल चला गया। आफ्टर दैट आई फेल्ट के जो शाह साहब की फैमिली थी, ठीक है,
वो उनकी तरफ से मुझे थोड़ा सा अडल्ट इस तरफ से आना शुरू हो गया। अब मुलाकातें होती हैं, कहीं पे ज़िक्र होता है, तो उनका मानना ये था कि महविश मुमताज़ बेग ने उस वक्त उस इंटरव्यू में हमारे शाह साहब की इंसल्ट की है कि उनसे वो सवाल पूछ के, तो अच्छा। हम उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कभी उनको साफ़ी नहीं मानेंगे, अच्छा। कभी एंकर पर्सन मानना तो दूर की बात है ना। तो अच्छा। कभी वो जो एक कहते हैं ना रिस्पेक्ट का लेवल है, महविश मुमताज़ बेग को हम नहीं देंगे। और ये सिर्फ घर की बात नहीं कर रही, पूरा ख़ानदान। अच्छा। ठीक है, अब एक ख़ानदान एक कुंबा बड़ा मायने रखता है। सही बात है, बहुत जब से मेरे लोग ऊपर होते हैं सोशल उसमें। मीडिया पे इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ चली, तो मैंने मोस्टली मेरी जो टीम ने वो डाटा जमा किया, उसमें शाह साहब की फैमिली के पढ़ी लिखी लड़कियाँ, पढ़े लिखे लड़के, ठीक है, जो कि मैं समझ जिन्होंने रहा अच्छा खासा कुछ तालीम हासिल किया हो। तो ये माइंडसेट रखना सोचे मेरे लिए कितना मुश्किल होगा कि मैंने तो जस्ट एक इंटरव्यू किया था, वो क्वेश्चन था, वो चला गया, चलो जी अगर कुछ गलती हुई भी है तो भाई हमें मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लोगों ने वो बातें दिल में रखना शुरू किया। अच्छा। हार्श क्वेश्चन गया, अगर आपने उनके एक्सपेक्टेशन से हट के कोई सवाल कर लिया, या आपके इंटरव्यू में वो पार्ट जो गरीब आवाम को मैं कहूँगी पसंद आ गया, और ऑब्वियसली जब उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो सोशल मीडिया पे दूसरे बंदा ही जलील होता है, उसके ऊपर ट्रोलिंग ऐसे ही होती है। है, तो वो लोगों ने दिल में बातें रखना शुरू किया और मेरे ख़िलाफ़ फिर प्रॉपरली प्रोपेगेंडा स्टार्ट किए, पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, जब खुदा किसी को इज़्ज़त दे रहा हो ना, तो आप चाह के भी उसको ज़िल्लत या रुसवाई की तरफ आप नहीं धकेल सकते। बिल्कुल। देखिए, मैं यही आपसे पूछने लगा था कि जैसे 2023 में आपका एक विज़िट हुआ था गिलगित बल्तिस्तान का, काफ़ी वायरल भी हुआ, आपने बड़ी जगहों का विज़िट किया और फुल गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के साथ, तब आपको बड़ा तनकीद का भी सामना करना पड़ा और प्रोपोगंडा का भी बड़ा सामना करना पड़ा। तब आपको वो आपने कैसे टैकल किया, उसको कैसे आपने सारी, क्योंकि देखें एक तरफ आप हैं और आपके वालिद हैं और एक तरफ सारे लोग हैं और वो आपको तनकीद का सामना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है, तो आपने उस चीज़ को कैसे टैकल किया, कैसे संभाला उस चीज़ को आपने? अच्छा आसिफ साहब ना, इसको ना मैं ज़रा लाइन वाइज लेके चलती हूँ। बैक इन 2018 आई हैव एंटर्ड इन दिस फील्ड, आर्टिकल्स लिखा, पजीराई मिली, इंटरव्यू स्टार्ट किया। हालांकि मुझे कक पता नहीं था कि सामने वाले बंदे की इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। इवन अभी भी वो इंटरव्यूज़ मेरे वो यूट्यूब चैनल पे या पेज पे पड़े हुए हैं, स्टिल अवेलेबल है। हाँ। तो मैं गेस्ट को कहती थी कि आप अपने बारे में कुछ बता दें, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं होता था कि क्या क्वेश्चंस करने हैं। मैं पढ़ भी नहीं रही थी मैथ्स कॉम, तो मुझे क्या ही आइडिया होना था। ठीक है। ये मामला चले, इंटरव्यूज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई मिली। मैंने फिर सोचा कि जीबी का विज़िट किया जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान कभी देखा नहीं। अच्छा, कभी वहाँ नहीं की देखा होते हुए आपने नहीं देखा था। अच्छा। शादी ब्याह या कुछ ऐसे मौके पे बाबा अक्सर फैमिली को लेके जाया करते थे, क्योंकि अब यहाँ पे रह रही थी, स्टडीज इधर थी, तो इस वजह से ज़रा कम फुली वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम देयर टू हियर। सही। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारा बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं होता था। उसके बाद अच्छा, फिर जब उसके बाद इंटरव्यूज़ जब मैंने लेना स्टार्ट किया, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने टॉक शो इंट्रोड्यूस करवाए गिलगित बल्तिस्तान में, विज़िट किया, तो जिरगा प्रोग्राम्स किए। बिल्कुल, आपने जिरगा किया और मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग रोड्स पे बैठे हैं और आप बैठी हुई हैं, और मैंने कुछ पाकिस्तान के बड़े फेमस एंकर पर्सनस को देखा है कि लाइव शो में और क्राउड में जब वो इस तरह के लाइव शो हो रहे होते हैं वो भी पज़ल हो जाते हैं। लेकिन आप सबको बड़े अच्छे तरीके से वो कर रही हैं प्रोग्राम, और मैं देख रहा हूँ बड़ी मतलब लाइक जो मेज़बान होता है, क्योंकि उसने अगर 5 गेस्ट हैं, 3 है, तो सबको अपने टाइम देना है। और मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल नहीं था आपके लिए वो एक्सपीरियंस? नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अच्छा। मेरे लिए इस तरह से मुश्किल नहीं था क्योंकि जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ये सारे मेरे अपने लोग हैं। अच्छा। मुझे इनके मसाइल का पता है, मुझे इनका पता है कि इनको किस तरह से क्या इनकी बातें हैं जो कि ऐवान बाला तक पहुंचनी चाहिए। तो जब मेरे अपने लोग मेरे साथ बैठे हैं, फिर डर किस बात का, फिर खौफ किस बात का। सही। जो पैनल मेरे पास होता है, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बड़ा न्यूट्रल लेके चलूँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाइज होते हैं, सियासी जमातें होती हैं। एक को थोड़ा सा फेवर अगर आप देना भी चाहो तो आपके ऊपर टैग लग जाता है कि यू आर फ्रॉम दैट पार्टी, यू आर सपोर्टिंग दैट पार्टी, और भाई ये तो न्यूट्रल ही नहीं है, ये तो वन साइडेड है, बाइस्ड है और पार्शियल है। ये टैग्स आपको पता है, आपको तोहफे में मिल जाते हैं। जी, मैं समझता हूँ। बट मेरा मानना ये है कि अगर कोई जमात अच्छा कर भी रहा है तो आप उसको उसी तरीके से आप
उनको एक्सप्लेन करो, उनको तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और अगर कोई सियासी जमात के लोग काम धाम तो कुछ ना करें, लेकिन वो सियासी बातें बड़ी करें तो उनको उसी वे में जवाब देना चाहिए। तो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा रहा है इस तरह से। अच्छा, जो प्रोपेगेंडास की बात आपने की ना, तो ये प्रोपेगेंडा बैक इन 2023 में जो मेरा विज़िट हुआ 3 माह का, या उससे पहले जो जीरगा प्रोग्राम्स की आप बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, उस पर ये हुआ, तो ये कोई नई चीज़ मेरे लिए रही नहीं है। 2018 में जब मेरा पहला विज़िट हुआ तो I belong to a very middle class family, आसिफ साहब, and I do not feel ashamed to say about it कि क्या मामलात थे, कैसे थे। मैं कभी भी नहीं करती। अगर आज अल्लाह का करम है, अल्लाह ने कुछ इज़्ज़त दी है, कुछ अगर हमारे हाथ में कुछ अगर आया भी है, तो हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। आज आपको कुर्सी मिल गई है, कल आप ज़मीन पे बैठते थे, तो वो बताने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो मेरा विज़िट था आसिफ साहब, मैंने खुद अपने वालिद साहब के साथ, हम अकेले चल पड़े थे। अच्छा, कोई टीम नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई माइक, कोई स्टैंड, कुछ भी नहीं था। वालिद साहब ने कहा कि विज़िट करना है। मैंने चूँकि वालिद साहब को इंसिस्ट किया कि आई वांट टू विज़िट गिलगित बल्तिस्तान, ताकि मैं लोगों को पढ़ सकूँ, देख सकूँ। अब आप इंटरनेट से कितना मवाद इकट्ठा कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो वालिद साहब ने कहा कि अगर जाना है तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। फिर वहाँ आप लोगों से मिलो, इंगेज करो, अपने अगर इंटरव्यूज़ करने हैं क्या तरीक़ा होता है। खैर इंटरव्यूज़ का उस वक्त बाबा के भी जहन में नहीं था और मेरे भी नहीं था, बट वहाँ लोगों ने हमें जो नहीं फोर्स किया कि आप इंटरव्यू स्टार्ट करो, क्योंकि आप लिखती अच्छा हो तो ऑब्वियसली जो लिखता अच्छा है वो बोलता भी अच्छा होगा। तो वहाँ लोगों की जो फोर्स रही हमें, उस बिहार पे हमने स्टार्ट भी किया। तो प्रोपेगेंडा उस वक्त से स्टार्ट हुआ। अच्छा, मेरे वालिद साहब चूँकि एक स्टैंड या उसके ऊपर फ़ोन लगा के जो रिकॉर्डिंग करते थे, कुछ लोगों को वो भी हज़म नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है ना, क्या नया तमाशा है। और एक बाप जो है, कोई नया काम था या वो समझ रहे थे कि ये कर रही है तो ये तो कर ही नहीं पाएगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम था ना। अच्छा इसीलिए जो पहला होता है उसको बड़ी ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। पहला था। हाँ। और कोई बाप बेटी के साथ साथ ऐसे चल रहा है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई बेटी को उठ के जो नहीं, बाप को जगह देनी चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, बाकी काम बेटियां करती हैं। मेरे मामले में उल्टा था। बाबा स्टैंड ठीक करते थे, पापा वो फ़ोन एडजस्टमेंट करते थे। तो वो कहते थे कि ये काम तो एक बाप के करने वाले नहीं है, तो ये लड़की तुम्हारी आसमान से उतर के आई है कि तुम इसके लिए नौकर तक बन रहे हो। ये जुमले भी मैंने सुने, और मेरे फादर कहते थे कि भाई यहाँ से कुछ बोल रहा है, यहाँ से कुछ बोल रहा है। मेरी बेटी के सर पे इन्होंने हाथ नहीं रखना, मैंने रखना है ना। बेटी का अगर शौक़ है या बेटी ने स्टार्ट किया है एक वो मिशन, उसका चल पड़ा, तो मैं तो साथ दूँगा। प्रोपेगेंडा उस वक्त से स्टार्ट हुआ। अच्छा। उस वक्त पे भी मेरे फादर अगर कैमरा के बैक पर होते थे तो वो लोग पिक्चर्स वीडियोस बना के वो कैप्शन ऊपर लिख के तो वो डाल देते थे। इवन वो चीज़ मेरे फिर रिलेटिव्स के पास भी जाता था। देखो आपके रिलेटिव है ना, ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो सब देखते हैं ना, वो सारे सबके पास जा रहा है। उस वक्त मुझे बड़ा ये फील होता था कि लोग इतना इसको बुरा क्यों समझते हैं। और मैं जब पहली दफ़ा मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया पे लोगों ने बुरा भला या ट्रोलिंग किया तो मैं वाकई में रो बैठी थी। अच्छा, मारे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आप उस चीज़ों के लिए आपको पता नहीं होता, आदी नहीं होते, वो पहला एक्सपीरियंस होता है तो मुश्किल होती है। तो मुझसे ज़्यादा लोगों ने फिर मेरे फादर को बुरा भला कहना स्टार्ट किया ना कि भाई वो माइक लेके क्यों जा रहा है, गाड़ी का दरवाज़ा वो बाप क्यों खोल रहा है, बेटी को चाहिए करें। तो मैं कहती हूँ वो लोग भूल जाते हैं कि हमारे आखिरी पैगम्बर अपनी बेटी की ताज़ीम में कैसे खड़े होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी आती थी हज़रत फातिमा, तो वो उनकी ताज़ीम में खड़े होते थे। देखिए ये मैं नहीं कहती, कुरान है और ये अहादीस की रोशनी में हम सबको पता है, ठीक है। तो अगर एक महविश मुमताज़ बेग के वालिद साहब उनके लिए अगर गाड़ी का दरवाज़ा पहले खोल दिया तो आपको क्या तकलीफ़ है। लेकिन लोगों ने बातें करनी और वो आपकी सक्सेस को देखना नहीं चाहते, शायद इसलिए उनके पास और कुछ होता नहीं है बातें करने के अलावा। तो वो प्रोपेगेंडा का ना वो पहला जो स्टेज था वहाँ से मुझे फील हुआ। आफ्टर दैट जब मैं वापस आए, इंटरव्यूज़ वगैरह किए, और देन ऑब्वियसली मैंने ये बात हमारी बीच में डन थी। मैंने कभी भी अपने टैलेंट को मैंने ज़ाया नहीं जाने दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने काम करना है, आप सारी जतन जेल लो, बाद में लोगों की सुनो भी। देखिए आपको ज़रूरत क्या है, इफ़ यू हैव अ टैलेंट, इफ़ यू हैव अ स्किल, तो ऑब्वियसली आप उसके तहत काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसका अजर भी मिलना चाहिए। और अगर कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम्स लोग करवाना चाह रहे होते थे तो मैं ऑब्वियसली उनको बोलती थी कि भाई आप ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड करवाएं, वी विल डू। इट डजंट मीन कि मैं आपके कसीदे पढ़ूँ या फिर हमने पत्नी आपकी पार्टी को इलेक्शन में जितवाना, अब ऐसा भी नहीं था, आपको पता है। तो लोगों ने उसको भी नेगेटिव सेंस में लिया कि इंटरव्यूज़ करके तो ये पैसे भी लेते हैं साथ में। भाई मेरा घर तो हमने चलाना है,
आपका घर आपने चलाना है, आप इतने सदी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ जाते हुए अल्लाह हाफिज़ ये दुआ मिलती है, आप वो ले लें, अगर आपको उसी में खुशी मिलती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो पैसों वाली बात है, ये जो स्पॉन्सरशिप की बात है, ये वहाँ के साफ़ियों ने बहुत ज़्यादा इसको उछाला अच्छा कि हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। अच्छा, ये देखें क्यों लेती है करके, या लोग इसको क्यों देते हैं? अच्छा देखें, जैसे अभी अभी आपने बात की कि वहाँ के सहाफ़ी, तो वहाँ के जो लोग थे वो तो आपके मुखालिफ थे, तो क्या जो आपकी बरादरी के लोग थे वो भी आपके मुखालिफ थे सहाफ़ी? बरादरी से मीन्स ये जो सहाफ़त से मुतल्लिक मतलब सबसे सहाफ़ी ज़्यादा हैं, यही तो जर्नलिस्ट थे, हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा, अच्छा, कि मतलब सफ़े लाइक अव्वल जो, में ये लोग शामिल थे। हालाँकि मैं तो समझता हूँ कि उनको ज़्यादा इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं हम में से एप्रिशिएट क्या करें? कैसे करेंगे आसिफ साहब म एप्रिशिएट? कि पहले पहले पहल मुझे उन्होंने शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों की कोशिश थी कि इस लड़की को सब्ज़ बाग दिखा देंगे, इनको बोलेंगे हम आपके वेल विशर हैं, हम आपके साथ हैं, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएँगे। हुँ, बट वो ये बात भूल गए थे कि मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने ऑलरेडी आधी दुनिया देख रखी है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको ऐसे ही है। दुनिया की कहते हैं ना कि गरम और ठंडा, धूप, छाँव सब कुछ उसने सहा हुआ है। तो हुँ, वो जब मेरे साथ है तो फिर मुझे कोई गलत बात ना कह सकता है, ना गलत डायरेक्शन मुझे दिखा सकता है। ऐसे ही है। और हर किसी को मैं उस वक़्त तो ख़ैर मुझे चूँकि इतना आइडिया भी नहीं था, तो कोई किसी के साथ मैं फ्रैंकली बातचीत करना मैं पसंद ही नहीं करती थी। अच्छा, मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी, मैं कहती थी ये शख़्स मुझसे बात ही क्यों कर रहा है, ठीक अच्छा, है? सही, मैं भूल जाती थी कि भई इस फ़ील्ड में आए हैं तो ऑब्वियसली आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी और होता है, अगर हाँ, वो उनका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो बीच में कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे ये ही है। चीज़ें मेरे माइंड में नहीं थी। हुँ, वहाँ के सहाफ़ियों का जो आपने ज़िक्र किया सबसे ज़्यादा मुझे जो मेरे पीठ पे खंजर घोंपने वाले जो लोग थे, वो मेरे वहाँ के सहाफ़ी बिरादरी थे। क्या वो महविश मुमताज़ की कामयाबी से ना मतलब वो हसद कर रहे थे, या उसको वो समझते थे कि अगर ये ऊपर आ गई या इनका नाम ज़्यादा हो गया तो हमारा नाम नहीं आ सकेगा, हम लोग रह बहुत से जाएँगे? लोगों ने ऐसा कहा कि जुमा-जुमा 8 दिन नहीं हुआ, महविश मुमताज़ बेग का एक नाम है गिलगित-बल्तिस्तान में, हुँ, कश्मीर की तरफ उनके विज़िट्स हैं, हुँ, क्वेटा ये पाकिस्तान के बाकी उसमें। हुँ, हुँ, हम यहाँ पर 50 साल तो हमारा तजुर्बा है, हुँ, ठीक है? 60 साल, 70 साल हमारी उम्र है, तो हुँ, हमें ना वो पज़ीराई मिली, ना वो हमें अहमियत मिली। तो ये शिकवे शिकायत बराह रास्त कुछ लोगों ने मुझसे भी किए हैं। अच्छा, मैं बल्कि कहीं भी मेरा इंटरव्यू हो, किसी भी उसमें बात हो तो मैं किसी का नाम लेके स्पेसिफिकली बात नहीं करती। बट आज मेरा दिल है कि मैं नाम ले लेके कम से कम उनको बता दूँ बिकॉज़ नाउ दिस इज़ दैट टाइम कि जब आप लोगों को भी होश के नाखून आपको सँभालने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो, कितना कर रहे हो। हुँ, मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ इन लोगों का जो डबल फेस्ड चीज़ें वगैरह भी देखी। एक सहाफ़ी देखिए सहाफ़ियों में भी गिलगित-बल्तिस्तान के सहाफ़ी आ जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ जो स्पेसिफ़िकली कुछ सहाफ़ियों की बात यहाँ करूँगी। आपने कहा कि सहाफ़ियों की तरफ से तो आपको बड़ा जो नहीं है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी, आपको एप्रिशिएट ये साथ में बिल्कुल होता है, कोलैबोरेशन नॉर्मली होनी चाहिए होनी थी, यहाँ चाहिए। जैसे होता है। हाँ, मुझे ये चीज़ सिर्फ़ यहाँ अपने फेडरल में जो हमारे साथी बिरादरान हैं, उनकी तरफ से मुझे मिला। अच्छा, मुझे उनकी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी मिला, मुझे उन लोगों हुँ, की तरफ से एक गाइडेंस भी मिली, हुँ, मतलब कि उन्होंने मुश्किल वक़्त आने पे साथ छोड़ा भी नहीं। अच्छा, अब गिलगित-बल्तिस्तान में 3 रीजन हैं, गिलगित है, दयामर है, बल्तिस्तान है। सही, मुझे जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो बल्तिस्तान के यानी कि मेरे अपने घर के लोग, मेरे घर के साथी, मेरे रीजन के साथी। अच्छा, अब्दुल्ला शुक्र साहब उनकी एजुकेशन कुछ नहीं है, ज़ीरो है। अच्छा, उन्होंने मेरे पीठ पीछे बहुत काम किया, वो मेरे फ़ादर के एक तरह से कह लें आप नेबर भी हैं। हुँ, हुँ, जगह-जगह पे जाके मेरे खिलाफ क्या से क्या कुछ नहीं किया आसिफ साहब कि हुँ, मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि भई मैं तो चलो आपके मोहल्ले में आपके एक भाई की बेटी हूँ, हुँ, ठीक हो गया? हुँ, और इतना उन्होंने पूरा प्रेस क्लब में मेरे खिलाफ किया। हुँ, वहीं प्रेस क्लब में अभी आजकल जो सदर बने हुए हैं और चंद नाम ऐसे हैं मतलब जिनको अपना अपना कारोबार का नहीं पता। हमारे वहाँ वो स्पेशली स्कर्दू में अभी वो साफ़ी हैं जो शायर हैं, अच्छा, लेकिन वो साफ़ी हैं। हुँ, उनकी टायर की शॉप है, अच्छा। लेकिन वो साफ़ी हैं। होती हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने भी देखी हैं। मैं एक दफ़ा देख रहा था, एक दूध वाला जा रहा था तो उसके बाइक पे ना प्रेस की प्लेट लगी थी, तो मैंने कहा ये भी सहाफ़ी साफ़ी बन है देखें, गए। ठीक हो गया? होते हैं कुछ लोग इस मेरे तरह इस के। फ़ील्ड में आने से पहले मुझे नहीं पता था कौन साफ़ी है, कैसे चंद के नाम मुझे यहाँ से पता चले। हुँ, मैं जब इस फ़ील्ड में आई तो मैं एज़ अ कॉलमनिस्ट आई थी क्योंकि आपको भी पता है कि जो पूरा जर्नलिज़्म फ़ील्ड है, इसमें काफ़ी कैटेगरीज़ हैं ऐसे ही एंड है। यू हैव टू पिक अप एनी कैटेगरी कि आप किस हुँ, कैटेगरी में फ़ॉल करते हो। ऐसे ही है।
बिफोर आई एंटर्ड मैंने किसी को सहाफ़ी का लक़ब भी मैंने सुनते हुए या साथ में लगाते हुए नहीं सुना। मैं जब आई तो एज़ अ कॉलमनिस्ट मैंने स्टार्ट लिया था, बिकॉज़ मैं लिखती थी आर्टिकल्स और कॉलम्स वगैरह मेरे जाते थे। अच्छा। आफ्टर दैट जब मैं इंटरव्यूज़ करना स्टार्ट किया और जब मैंने इस इश्यूज़ को हाइलाइट किया, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर लोगों ने कहा कि अबे आप तो सहाफ़ी की कैटेगरी में, और वो ये पाकिस्तान का आइन भी कहता है, हमारा ये जर्नलिज़्म भी यही कहता है। हुँ। मैंने अपने नाम के साथ सहाफ़ी लगाया। जीबी में भी सहाफ़ी शुरू हो गया। अच्छा। हर लोगों को मैंने देखा है, ये साफ़ी है, ये साफ़ी है, ये साफ़ी है। हुँ। उसके बाद जब मैं इधर मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया में चांस मिला, जब मुझे पूरा एक स्लॉट मिला प्रोग्राम करंट अफेयर्स का, उसको जब मैं वहाँ कुर्सी पे बैठी तो मैंने अपने नाम के साथ एंकर पर्सन लगाया। हुँ। अब मैं क्या देख रही हूँ कि टिकटॉकर भी अपने नाम के साथ एंकर पर्सन हाँ, लगाए बैठा है। हाँ, सब स्टार बने बैठे अब हैं, सब एंकर सब पर्सन है, एंकर पर्सन तो बने मुझे बैठे कभी-कभार हुए हैं। हँसी आती है कि अब हाँ, इससे आगे तो वैसे कुछ है भी नहीं, तो लगाना क्या है, ठीक है हाँ। लोगों ने। सहाफ़ियों में जीबी से ही और स्कर्दू से ही मेरे वालिद साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। हुँ, हुँ। जी, आई प्लीज़। वुड लाइक टू शेयर विद यू और हाँ, जो मेरे ज़रूर, ऑडियंस हैं। ज़रूर लोगों को भी आज पता चलेगा आपकी स्टोरी है तो। मेरे वालिद साहब के साथ वो माइग्रेट होके इधर इस्लामाबाद में यानी कि रावलपिंडी शिफ्ट हुए, तो उनके बच्चे यानी कि हम बड़े साथ कहते हैं ना, पले बड़े इस तरह हुँ, से। तो मेरे फादर बड़े क्लोज थे उनके साथ। हुँ। वो इस वक़्त नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं। अच्छा। हाँ, जाफ़र उनका नाम है, मैं नाम भी कह देती हूँ ताकि लोग कन्फ्यूज़ ना हो। मैं यहाँ कुछ बात करती हूँ, लोग कहते हैं ये तो हमें ही कहा है, हमें ही टारगेट किया, हमें हमें टारगेट मतलब किया। आप किसी अब को नहीं। पॉइंट आउट कर हाँ, रही हैं आप। अब मैं नाम लेके बताती हूँ। सही। तो व्हेन आई एंटर्ड तो ऑब्वियसली मेरे फादर ने कहा कि वो चूँकि एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं और प्रेस क्लब के तमाम कार्ड्स उनके वहाँ पे प्रिंट होते हैं इस वक़्त। तो हुँ, ये उनका मुकम्मल तारुफ़ है जो मैं आपको दे रही हूँ। सही। जब मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश होना था तो मेरे वालिद साहब ने कहा मेरा दोस्त है ऑब्वियसली, तो हुँ, वो अपने न्यूज़पेपर में आपकी ये आर्टिकल शाये करेगा। और 3-4 आर्टिकल्स वहाँ पे ही है। उसके बाद मुझे यहाँ के जो न्यूज़पेपर में पेड आर्टिकल मेंशन करवाने का भी मौका मिला। अच्छा। कि जब आप आर्टिकल देते हो तो फिर आपको उसके एवज़ जो नहीं है आपको पे भी किया पे भी जाता है, किया आपको जाता है, पता। बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर मैं मेरे समझता कोई हूँ। 6-7 आर्टिकल्स उनके पास गए। हुँ, आफ्टर दैट वालिद साहब ने, चूँकि वो सहाफ़त में इन थे, सहाफ़ियों के साथ उठना-बैठना था, तो वालिद साहब ने उनसे पूछा भी कि देखो मैविज जिस जा रहे, क्योंकि उनको तो वालिद साहब को भी आइडिया नहीं है इस सहाफ़त का कि ये हुँ, क्या है फ़ील्ड असल में। तो उन्होंने उनसे भी मशवरा लिया जैसे एक दोस्त या एक भाई आपस में लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैविश तो हाँ, हाँ, अभी तो शुरू में कहा अच्छा जा रही है, ठीक है। फिर जब मेरा ये स्टार्ट हुआ इंटरव्यूज़ का तो उनको थोड़ा-सा आँख में शायद खटकना स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे आर्टिकल्स पब्लिश करवाने बंद कर दिए कि मैविश बड़ा सख्त लिखती है, इसमें अच्छा, गवर्नर का नाम है, इसमें सीएम का नाम है, अच्छा, इसमें डिपार्टमेंट के जो आला ओहदेदारान हैं उनका नाम है, ये मैं अपने न्यूज़पेपर में कैसे मतलब पब्लिश कर सही, पाऊँ? अच्छा, तो वो वहाँ से उन्होंने स्टॉप कर दिया, हुँ, लेकिन दूसरा रास्ता खुला, यहाँ मैं देती थी, वो मुझे पेमेंट भी उसकी आ जाती होती थी। इंटरव्यू स्टार्ट किए तो वो थोड़ा-सा शायद बैक स्टेप हो गए, उस तरह से हुँ, वो मुलाकात का वो भी बंद कर दिया। और फिर वालिद साहब ने एक दफ़ा उनको पकड़ के पूछा भी कि भई क्या मामला है ना, आप ठीक है, इतना क्या क्यों वजह है कि आप क्यों पब्लिश नहीं इतना हो रहे? आपको हाँ, परेशानी हो रही है और आप मेरे साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं ले पा रहे? हालाँकि मेरी तरफ से तो मैं आपको भाई समझता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे हम दोनों साथ हैं, हमारी स्ट्रगल साथ है, हमारे बच्चे यहाँ पले-बड़े हैं। हुँ, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैविश जो अभी इंटरव्यूज़ कर रही है ये अच्छा नहीं है, हमारे इलाके में अभी लोग बुरा-भला बोलेंगे, तो मतलब कि आगे ये फ़ील्ड लेके जाने वाला नहीं है। अच्छा, तो आपको चाहिए कि मैविश को यहीं पे रोक दो। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैविश को जब रुकना होगा वो खुद रुकेगी। हुँ, मैंने उसको इस फ़ील्ड में आने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। हुँ, मैंने उसको लिखने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। मैंने हुँ, उसको किसी चीज़ के लिए नहीं किया, और जब मैंने फ़ोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं किया तो ये मेरा ट्रस्ट इसके ऊपर रहते हुए ये अपने फ़ील्ड में चल पड़ी है। अभी हुँ, तक किसी की कोई शिकायत नहीं है, वो चल रही है। आप गाइड करो और अच्छा कर लेगी। हुँ, गाइड कहाँ करना था, उन्होंने मेरे पीछे ही वो खंजर सही से घोंपना शुरू किया, और अच्छा, ऐसा घोंपा कि मैं प्रेस क्लब की मेंबरशिप के लिए मैंने जब अप्लाई किया, तब भी उन्होंने मेरे फ़ादर ज़िंदगी में पहली बार डिमोटिवेट हुए, और अच्छा, वो भी उन्हीं शख्स से, जाफ़र से। हुँ, उन्होंने कहा कि भई लड़कियाँ इस फ़ील्ड में एक नाम नहीं कमा सकती हैं। ठीक हो गया, उनको हर वक़्त बुरा-भला ही बोला जाता है, कोई इज़्ज़त नहीं हुँ, मिलती है। तो हुँ, वालिद साहब ने कहा मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा हूँ, किसी की मजाल नहीं है मेरी बेटी को बुरा-भला बोले हुँ, या बुरे नज़र से देखें। देखें, तो बिल्कुल देयर इज़ अ सही, डिफरेंस बिटवीन अदर गर्ल्स और जो मेरी ऐसा ही बेटी है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सेकंड, उन्होंने कहा हमारे वहाँ के साफ़ियों की कोई औकात नहीं है। ये हुँ, जाफ़र की कही हुई बात है जो कि आज मैं लोगों के सामने भी रख रही हूँ। तो मैविश को भी लोग को बिल्कुल इज़्ज़त नहीं देंगे और बस ये कि ऐसे ही नॉर्मल से वो समझेंगे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा भई
बाकी साफियों में और महविश में फ़र्क ये है कि वो इस वक्त एक पढ़ी लिखी लड़की है। सही। बाकी जीबी में मेजोरिटी में लोग पढ़े लिखे नहीं है साफत में। तो ये अगर मैं आपकी भी बात करूंगा तो आप इस वक्त एक साफी के तौर पर जाना चाहते हो, बट आपकी भी क्वालिफिकेशन है ही नहीं, और ये तो यूनिवर्सिटी क्वालिफाई कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल तो ये स्टडी जो करके आए तालीम हैं। का जेवर है ना, तो ये बहुत इंसान को आगे लेके जाता बिल्कुल है। ऐसे ही, प्रेस बिल्कुल क्लब ऐसे में ही। जब मैंने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए, तो इन्होंने जब स्क्रूटनी हुई तो फिर इन्होंने लोगों को, और जो टीम थी स्क्रूटनी टीम, उनको ये कहा कि नहीं महविश तो यूट्यूबर है। अच्छा, हाँ, वो यूट्यूब पे काम करती है, वो सोशल मीडिया पे काम करती वो है। तो डिजिटल मीडिया की सहाफ़ी है, वो तो वो तो प्रिंट मीडिया, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अच्छा की नहीं है। अच्छा साहब, मैं आपसे बल्कि ये चाहती भी हूँ कुछ कि लोग आप कहते जरा भी ना हैं, कुछ डिजिटल लोग मीडिया कहते के भी हैं। साथियों की भी एक इस वक्त कैटेगरी और एक इम्पोर्टेंस है, मैं समझता हूँ, लेकिन लेकिन मेरे कुछ सहाफ़ी ये हाँ कहते हैं कि अच्छा आप तो डिजिटल मीडिया के तो सहाफ़ी हैं यूट्यूबर यार, आप तो यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर तो है। न प्रिंट मीडिया से न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो आजकल तो ज़्यादा कामयाबी डिजिटल मीडिया के हर सहाफ़ी हैं। एंकर आपको पता है सबका यूट्यूब सब चैनल है, और सब उसके ऊपर ही बिल्कुल, हमारे चैनल से ज्यादा तो इनकम हमें उधर है, बिल्कुल ऐसे मानते ही हैं, है। और ये तो हम इकरार भी करते हैं, हम बताते हैं। बिल्कुल। उन्होंने मेरे फादर को इतना डिमोटिवेट किया और ये कहा कि ये तो यूट्यूबर है और ये साफ़ी नहीं है। वालिद साहब ने उनसे पूछा एक दफ़ा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे बताओ एक साफ़ी बनने के लिए ना क्या करना पड़ता है? हुँ, उसको लिखना पड़ता है। मैविश कॉलमनिस्ट से वो आर्टिकल्स उसने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा नहीं वो साफ़ी नहीं होता, उसके लिए उनको इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, लोगों के दरमियान जाना पड़ता है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स मेरे वालिद साहब के गए, उन्होंने कहा कि मैविश तो अब इंटरव्यूज़ कर रही है, लोगों के दरमियान में जिरगा प्रोग्राम्स कर रही है। हुँ, जीबी की तारीख में किसी ने नहीं किया, मैविश ने हुँ, करके दिखाया है। तो हुँ, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, उसके लिए यहाँ फेडरल में काम करना पड़ता है, यहाँ के लोगों के साथ भी इंगेज होना पड़ता है। सही, फिर मेरे इंटरव्यूज़ थोड़ा-सा वो एक्सपैंड ऐसे हो गए कि यहाँ के लोगों की भी उसमें शिरकत होने ऐसे ही है। लगी। आपको पता है कश्मीर को मैंने साथ टच कर हुँ, लिया। हुँ, तो फिर वालिद साहब ने पूछा कि अब महविश साफ़ी बनी है? वो कहते हैं नहीं, नहीं अभी भी नहीं बनी है। उसके लिए महविश को जो है वो मेन स्ट्रीम पे आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक हो गया। फिर मुझे अलग करम रोज़ न्यूज़ में मुझे मौका मिला, मैंने स्टार्ट लिया वहाँ पर। मेरे वालिद साहब ने फिर पूछा कि अब महविश साफ़ी है? उन्होंने कहा नहीं अभी भी साफ़ी नहीं है। असल साफ़ी तब होता है जब वो प्रेस क्लब का मेंबर बने। और अच्छा, खुदा की करनी कि मुझे साल डेढ़ साल में ही मैं काउंसिल मेंबर बन गई। हुँ, मेरे पास गुड, कार्ड आ गया और कार्ड भी माशाअल्लाह, उन्हीं के अदारे से प्रिंट होकर आया था। सही, वालिद साहब ने कहा कि अब महविश साफ़ी है तुम्हारी नज़र में? कहते नहीं वो अभी भी साफ़ी नहीं है, प्रेस क्लब का तो कोई भी मेंबर बन जाता है। हुँ, हालाँकि उन्होंने पहले कहा था कि यहाँ लोगों की उम्रें लगती हैं प्रेस हुँ, क्लब का मेंबर बनने में। बिल्कुल ऐसे लोग ही है। बूढ़े हो जाते हैं, वो मेंबर नहीं बनते, जस्ट उनके पास एक टोकन रहता है। हुँ, तो बाबा ने कहा फिर क्या करना पड़ता है? कहते हैं उसको ना तंज़ीम का भी एक हिस्सा बनना पड़ता है कि कोई अच्छा, तंज़ीम हो, उस ठीक तंज़ीम है, में मैं भी शामिल होगी तो साफ़ियों का एक ग्रुप होता है, फिर तो वो रिकॉग्नाइज़ेशन होती है, फिर हाँ, वो मुकम्मल साफ़ी है। मैं फिर जो वाईजे हमारी एक जी, तंज़ीम हुआ करती थी जिसमें आप और मैं दोनों शामिल थे, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है, हमें भी वहाँ पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें कुछ वो माहौल बिल्कुल, या वो काम हमें नहीं दिखा तो मैं भी स्किप हो गई, आप भी स्किप हो गए थे। हुँ, मेरे फ़ादर ने फिर पूछा कि अब साफ़ी है? तो वो फिर उन्होंने कोई बहाना बनाया, तब मेरे फ़ादर ने उसको शट अप बोल दी। फिर मेरे फ़ादर ने कहा कि भई तुम्हारी आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम हुँ, किसी और को इस फ़ील्ड में आगे बढ़ता देखना ही नहीं देखना ही नहीं चाहते। चाहते, महविश सहाफ़ी कब से है ये तुमसे सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत ही ज़रूरत नहीं नहीं है, है। आप और और अगर जिन्होंने सर्टिफ़िकेट देना था वो दे चुके, जिन्होंने अवार्ड्स देने थे वो दे चुके, बिल्कुल ऐसे ही जिन्होंने है, उसको मौका देना था वो दे चुके, लेकिन ये बात सिर्फ़ मेरी बेटी की नहीं है, कल को 10 महविश मुमताज़ बेग आएँगी। बिल्कुल ऐसे ही इस है, फ़ील्ड में आएँगी, लेकिन अगर इस फ़ील्ड में तुम जैसे लोग मिलें, तो वो उनका आगे आना तो मुमकिन ही नहीं है मुमकिन नहीं और वो होता, वहीं पे दम तोड़ जाएँगी। हुँ, पहली दफ़ा मेरे वालिद साहब इतने डिप्रेस्ड होके जब मेरे पास आए और मैं थी पहली दफ़ा उनको सारा एनकरेज करने वाली, हौसला बहुत देने बड़ी वाली कि बात है, बाबा ऐसा नहीं होता, अपने बन जाते हैं मुखालिफिन हुँ, में। हुँ, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी थिंकिंग है, कुछ नहीं होता। हम हर स्टेज को पूरा करते हुए जाएँगे, जैसे आप साथ रहें, फैमिली साथ हो, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। तो ज़बरदस्त, देखिए मैंने अभी शुक्र अब्दुल्ला का नाम लिया, घर का मेंबर होते हुए खंजर घूमता रहा। हुँ, मेरे खिलाफ जब भी प्रोपेगेंडास हुए, इन्होंने सबसे पहले मेरे खिलाफ पोस्ट लगाना, प्रेस रिलीज़ निकालना, मतलब हुँ, कि मैं तो वहाँ की मेंबर भी नहीं हूँ, हुँ, बट मेंबर के तौर पर मुझे मेरे खिलाफ प्रेस रिलीज़ जारी करना, हुँ, मतलब हर हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें फिर पूरा प्रेस क्लब आ जाता है ना। हुँ, तो ये जैसे कि साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनको मैं तो साफ़ी नहीं मानती, क्योंकि एक न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर साफ़ी के ज़ुमरे में नहीं आता, ये पाकिस्तान का आइन कहता है, आपको भी अच्छा, पता है। तो ऐसे-ऐसे लोग मिले, तो सहाफ़ियों की तो भई ये है। गिलगित में काफ़ी अच्छे सहाफ़ी हैं, जो खुद भी अच्छा काम करते हैं और वो कहते भी ये हैं कि भई जब दूसरा काम कर रहा हो तो एट लीस्ट यू हैव टू एप्रिशिएट। हुँ, कुछ मत करो आप, बिल्कुल, फाइनेंशियल सपोर्ट मत करो, आप मॉरल सपोर्ट, फिज़िकल मत करो, जस्ट हुँ, एप्रिशिएट करो या एक्सेप्ट करो उनको। हुँ, इसी तरह से हुंज़ा और ग़िज़्र के सहाफ़ी हैं या जो प्रेस क्लब है,
खैर उनके साथ तो कभी रास्ता रोकने वाले मामलात भी नहीं हुए, इंकरेजमेंट करके आगे लेके जाने वाले मामलात भी नहीं हुए। बट हाँ, हुंज़ा के बहुत से लोगों ने पहले मुझे समझा हुंज़ा की तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मैदान में ज़रूर आए थे। सही। तो ये बस मिक्स अप सी खिचड़ियाँ हैं, अभी भी बड़े नाम हैं, लेकिन अब वही बात है, नाम लूँगी तो कहीं फिर बदनाम ना हो जाएँ और टैग फिर कहते हैं कि भई खुद करें तो कुछ नहीं होता। अगर नाम ले लेके अभी बोलूँगी तो कहेंगे तो फिर बहुत कुछ हो गया। एक्चुअली देखें, होता ये है कि जब भी आप कामयाबी की सीढ़ियों पे जब चढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ कामयाबियों की सीढ़ियाँ वो होती हैं जो लोगों की पुश होती है। जैसे लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते और आप कहते हैं नहीं, मैं ऐसे अब करके दिखाऊंगा, वो भी एक आपकी सीढ़ी होती है। जैसे आप बता रही हैं, कुछ लोग थे जैसे आपकी लाइफ में आए जिन्हें जो आपका हसद कर थे, जो नहीं चाह रहे थे कि मैविश आगे क्यों जा रही है, और कुछ ऐसे लोगों की वजह से भी आप में एनर्जी आती है कि नहीं नहीं अब मुझे तो मुझे मैंने तो अच्छा करके मुझसे दिखाना है मुझसे ज़्यादा इसको। तो मेरी सिस्टर्स को होता था अच्छा। कि नहीं ये फलाँ शख्स ने ये बात कही है, हाँ, यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। ये यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, यू तो हैव टू प्रूव देम रॉन्ग और जिस दिन वो गलत साबित हो जाते थे, फिर मेरे घर में मुझे अलग ब्लेसिंग्स मिलती थी कि यू हम्म प्रूव्ड योरसेल्फ और पापा का जो एक स्टांस था तुमने उसको तोड़ा नहीं, ठीक तोड़ा है ना? नहीं ना है, ही हाँ। टूटने दिया। तो ऐसे बड़े मराहिल आए जहाँ पर ठीक है, मुश्किल वक्त होता योर है और हेटर्स आर योर आपके लिए मोटिवेटर्स। बिल्कुल ऐसी, और वो कह सकते हैं कि शायद वो आपके लिए यस या नो वाला एक सिचुएशन थी कि हाँ मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए या नहीं। वो मुश्किल सिचुएशन होती है, अगर आपने वहां पे हिम्मत दिखाई, यस किया, और फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद और ज्यादा कामयाबी दी ये आपको। मौका मेरी ज़िंदगी में तब आया जब मेरा साबिक गवर्नर राजा जलाल साहब से टकराव हुआ। अच्छा। आपको पता है वो बड़ा चला था उस वक़्त। सही। मुझ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड करने की कोशिश की गई। मेरी पूरी फैमिली ने सफ़र किया। मेरे ऊपर एफआई का केस बनाया अच्छा। गया। तो जब वो मैं चीज़ें फ़ेस कर रही थी तो वो पहली दफ़ा वो पहला पॉइंट था जहाँ पर मैं हिम्मत हार गई थी हम्म। और मैंने बाबा को कहा था कि मैं इस फ़ील्ड को मज़ीद आगे परस्यू नहीं करूँगी। अच्छा, आई डिड मतलब वो भी मास्टर्स वक्त आया वो फिर, वक़्त आया। तो मैंने बाबा को कहा और था फिर कि हिम्मत कैसे मिली फिर आगे आई हैव जाने डन की? मास्टर्स इन मैथमेटिक्स आल्सो तो मैं उस फ़ील्ड को भी आगे परस्यू कर सकती हूँ। ओके। पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है बट बाहर बहुत स्कोप है इसका, हम्म। ठीक है? हम्म। और आई हैव अ कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट। तो मेरी सिस्टर्स ने कहा कि अगर यहाँ रुक गई तो जो पीछे लाइन में कतार बने हुए गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियाँ हैं, हम्म। ख़वातीन जो आपको रोल मॉडल समझ रही है ना, हम्म। तो उन सब की हिम्मत दम तोड़ जानी है। बिल्कुल सही तो है। यहाँ पर सिस्टर ने सपोर्ट किया, मदर ने सपोर्ट किया, फादर ने कहा कि यहाँ तक चल पड़ी हो ना, यहाँ से निकल जाओ फिर डिसाइड करते हैं कि रहना है या नहीं रहना इस फील्ड बिल्कुल में। सही। क्योंकि आसिफ साहब उस वक़्त हुआ ये था कि गवर्नर साहब ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे इतना अपने लोगों को एक्टिव किया और इवन ये बात मैं K2 टेलीविज़न पे मिशू साहिबा के प्रोग्राम में भी मैं बात कर चुकी थी हम्म। कि जो बात मेरे तक पहुँची वो ये था कि महविश मुमताज़ बेग को इतना मतलब सोशल मीडिया पे गंदा करो, हम्म। उसको इतना आप लोग ज़लील करो या इतनी गालियाँ दो कि वो शीशे में अपनी शक्ल ना देख पाएँ। वो इतना सही। मतलब कि नफ़रत करें। लेकिन मैं अपने आप से क्यों नफ़रत करूँ? भई गलत काम आप लोग करें, हम बोले भी नहीं। ठीक हो हम्म। गया ना? उस जो एक टाइम ज़ोन था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करने वाले बड़े लोग थे। जनरल अमजद शरीफ साहब थे, वो मेरी हम्म। बैक पर उस वक़्त खड़े थे। उन्होंने कहा अच्छा। था कि हिम्मत नहीं हारना, हम खड़े हैं, फेस करो जस्ट। सही। मतलब हम खड़े हैं, गिरने नहीं देंगे। सही। अफ़ज़ल शिगरी साहब वेल नोन पर्सनैलिटी फ्रॉम हम्म। गिलगित बल्तिस्तान, हम्म। जीएम सिकंदर साहब, अब्बास चोपड़ साहब और दीगर शख्सियात थी, उन्होंने कहा कि बस हिम्मत नहीं हारनी, हम हैं साथ। और हम्म। मैं लास्ट में मैं इसमें अल्लाह का करम है, मेरी जीत हो के मैं निकली हूँ। सही। और आसिफ साहब देखिए कहते हैं ना कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, तो उसके साथ भी बुरा ज़रूर होता है, ये ऐसा इस ही है। दुनिया में, ये अगली दुनिया में। होता है। और बिलीव मी कि मैंने अभी तक अपने इस करियर में ना 3 लोग प्रोफ़ेशनली मुझसे माफ़ी माँग चुके हैं, अच्छा। अपने किए पर। अ, राजा जलाल के उस टाइम पीरियड पे मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे तो उन्होंने अपने कुत्तों को छोड़ा ही हुआ था मेरे पीछे ना। अब मैं किन-किन को जाके जवाब देती। हम्म। मेरे खिलाफ पोस्टर्स बनवाना, कोई पता नहीं वो फी स्लिप बनवाना और बड़ी चीज़ें किया। जब मैं उस टेंशन से बाहर आ भी गई और मैंने अपना दोबारा काम स्टार्ट भी किया तो एक एडवोकेट थे, उनका एक कार हादसे में उनकी डेथ हो गई। एडवोकेट आई थिंक मुज़म्मिल एडवोकेट मुज़म्मिल उनका नाम था। हम्म। तो वो 4-5 हम लोग बैठे थे और उन्होंने उस महफ़िल में एडमिट किया कि मैडम मतलब आज मैं जिस महविश मुमताज़ बेग को देख रहा हूँ ना, तो मैं वाक़ई आपकी वालिदा को सलाम करता हूँ। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि ये शख़्स है कौन और क्या बात कर रहा है। हम्म। उन्होंने कहा कि मैडम जब आपका राजा जलाल के साथ ये प्रॉब्लम निकला था,
तो राजा जलाल ने हमें ऑर्डर्स दिए थे कि ये काम सोशल मीडिया पे मतलब छोड़ना ही नहीं है, किसी तरह से लोगों को एंगेज करो, ये करो। और इतना कुछ गलत करने के लिए भी हमें कहा था जो मैं अभी नहीं बता सकता यहाँ पर। तो उसके लिए जो मैंने जितना अपना कंट्रीब्यूशन उस वक्त किया, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ और मैं अच्छा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे। तब जो वर्डिंग्स मैंने सुने तो मैं उस वक्त उनको मैंने कहा इट्स ओके, बट मेरे वालिद साहब के हाथ में कब था, वो तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और मैं अपने वालिद साहब को कंट्रोल में ला रही थी कि भाई अगर किसी शख्स ने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया है ना, तो ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात होती है। आप इसको माफ़ कर दो, छोड़ दो। हम्म। और विद इन मंथ आई थिंक उनका ट्रैवल हुआ स्कर्दू की तरफ, वो एक कार हादसे में उनकी डेथ हो गई। ओह। सिमिलरली एक और एडवोकेट थे, एडवोकेट मज़ाहिर आई थिंक उनका नाम था, उनके पास मेरा कोई केस भी गया, बल्कि मेरे ओपोनेंट में किसी ने केस किया तो वो उसको ऑन कर रहे थे और मेरा वकील अलग था। अच्छा, मुझे उनका अच्छा। पता भी नहीं था। अच्छा। लास्ट में उन्होंने भी कैंसर का, चूंकि वो शिकार थे, वो हम्म। कैंसर के लास्ट स्टेजेस पे आ गए थे। तो जब मैं उनकी अयादत के लिए गई, मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई केस इनके पास है ठीक और है। मेरे खिलाफ ही लड़ रहे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि टुडे यू प्रूव्ड कि भाई एक इंसानियत क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहा माजरत, मुझे नहीं पता था कि आप मेरा ऑपोजिट में खड़े हो, खड़े। लेकिन अगर पता भी होता मैं तब भी आपके पास आती। ठीक है हम्म। ना, किसी की अयादत करना, किसी के लिए फातिहा ये करना, तो किसी के दुख में शरीक सुन्नत होना सुन्नत रसूल कोई भी है बड़ी ना। बात नहीं। और ये तो मुझे सुन्नत मेरी रसूल जो भी है। वालिदा साहिबा ने ये तमाम चीज़ें अच्छे से पढ़ाई भी हैं, समझाई भी हैं, सिखाई भी हैं, तो मैं सही। इस पर अमल पेरा ज़रूर हूँ। सही सही। बेड पे लेटे-लेटे उन्होंने मुझसे माफ़ी भी माँगा। उन्होंने कहा कुछ जो प्रोपेगेंडास में हम शरीक हुए हैं, हमें उकसाया भी गया कि आप भी करो, आप भी बोलो, आप भी करो। लेकिन कहीं न कहीं हम गलत हैं और मैं शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ करें। ये जो नहीं है, मेरे आई विटनेस पे मैं ये बात कर रही हूँ और बिल्कुल बाकी ऐसे ही लोग भी होगा। हाँ। मौजूद थे। हम्म। एक और शख्स हैं, वो भी एक बिस्तर मर्ग पे ही उन्होंने मुझसे माफ़ी माँगी, बट अभी अल्लाह का करम है, उनकी तो सेहत ठीक है, खुदा उनको हम्म। सेहत और सलामती और ज़िंदगी दे, मेरी आमीन। दुआ है। मेरे कहने का मकसद ये है ना कि इंसान जब गलत करता है ना, तो उसको पता होता है। अब ऐसे ही मैं है। गलत करूँगी तो और कोशिश यही होती है कि जाने से पहले अपनी गलतियों को इज़ाला करें। हम्म। कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि ये जहाँ-जहाँ कुछ हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया। देखिए, हम्म। इफ यू हर्ट मी, आई विल रिमेंबर इट। हम्म। मैं इतना आसानी से उसको भूलती नहीं हूँ। हम्म। मे बी आई कैन फॉरगिव यू बट आई कैन नॉट फॉरगेट इट। पता हम्म। नहीं ये प्रॉब्लम मुझ में है। नहीं देखिए, कुछ लाइफ की या कुछ जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो इतनी जल्दी से भुलाए भी भूलते नहीं हैं, बट लेकिन वक्त के साथ साथ वो कम जरूर हो जाते हैं। बट वही बात है, मेरा मानना है कि दूसरी दुनिया लगनी है, एक अदालत लगनी है, वहाँ आप भी हैं, मैं भी हूँ। वहां तो सब है। और वहाँ आपने कुछ नहीं बोलना, मैंने कुछ नहीं बोलना, फरिश्ते गवाही देंगे, हमारे बिल्कुल। एज़ा जो है नहीं है वो हाँ। हमारे कारस्तानियाँ बताएंगे। मैं बड़ी मुतमईन हूँ। देखिए वहां पे अगर आपने अगर यहाँ पे कुछ किया तो वहां पे तो आपकी हाजिरी तो होनी होनी है ना। कोई आपको मतलब आपने जो किया उसका तो आपको वहां पे यस या नो हो जाना है आपके साथ। तो अच्छा, ये तो आपकी काफी स्ट्रगल और काफी मुश्किल लाइफ थी। तो मुझे हर्डल पार्ट ऑफ बहुत लाइफ। बहुत कह सकते हो, और ये वैसे नॉर्मली हर किसी की लाइफ में आता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, और ज़रा खासकर एक लड़की होने के नाते इस फील्ड में आना, और फिर गिलगित बल्तिस्तान से, तो फिर आपने तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी देखा, आपने उस चीज़ों को फेस किया। मुझे ये बताएं, जितने भी आपने जीबी के मसाइल को उजागर किया, आपने वहाँ के जो जो मसाइल थे आपने उनको सामने लाया, तो उनमें से कुछ हल भी हुए हैं या उजागर करने तक, या बस ठीक है इंतजामिया ने देखा हम करते हैं या ठीक है तो उसके बाद उन पे काम नहीं अच्छा हुआ, या आसिफ साहब, कुछ इस आपको तरह? पता है जो हमारा फील्ड है ना, हम किसी को गर्दन से पकड़ के हम उसको उस जगह पे वो काम नहीं करवा सकते, हम्म। बिकॉज वी डोंट हैव एनी राइट। आवाज उठाते बट रहना और उनको आवाज़ बुलंद हाईलाइट करना, करते रहना। नुमाइंदगी करना, हम्म। ज़िम्मेदारान को एहसास दिलाना, चाहे उनको अच्छा लगे, चाहे उनको बुरा लगे, हम्म। हमें हमारा काम करना है और वो हम्म। मैं बखूबी काम करती हूँ। मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मसाइल हल अगरचे ना भी हुए हों, तो उनको उजागर करने के लिए और लोग तैयार होते हैं। हम्म। लोगों को ये बात समझ लगी है कि अगर महविश मुमताज़ बेग एक मसले के ऊपर बात कर रही है तो वो मसला है, और हम्म। अब हम सबको भी आवाज़ बुलंद करनी करनी है। चाहिए इसमें। मेरे बाद मैंने देखा है कि लड़कियां भी कैमरे के सामने, स्क्रीन के सामने आने में उस तरह से नहीं झिझकती। वो हम्म। समझती हैं कि अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो महविश मुमताज़ बेग चल पड़ी है, हम्म। वो जब एक नाम उसका बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते। कहने का तो मतलब है उनका कि भी आना शुरू हो गया, वो बहुत सी लोग भी। लड़कियों के आने के लिए, अब जो आ रही हैं इस फील्ड में, आप उनके लिए मशगले राह हैं कि देखें अब आपकी वजह से उनको मोटिवेशन मिली है, उनको पता है कि यार महविश आ गई, उसने नाम बनाया तो हमें भी अब आना चाहिए। तो ये भी आपके लिए एक बड़े एजाज की बात है। नहीं, मैं समझती हूँ कि हम जहाँ तक अपना काम कर रहे हैं ना, उसमें कहीं न कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। हम्म।
ठीक है, इलाके के पूरा जो इस वक्त सिनेरियो है जीबी का, और इस वक्त कहा जा रहा है कि लिंक्ड है कश्मीर से, तो इसके आईनी स्टेटस और बाकी मामला तय नहीं हो सकते। तो एक महविश मुमताज़ वे कौन सा डंडा उठाएगी तो जीबी के निज़ाम ठीक होगा? ठीक है, मैं नहीं हूँ वजीर आला इस वक्त, मैं नहीं हूँ कोई हाई प्रोफाइल इस वक्त वहाँ की ब्यूरोक्रेट, मैं नहीं हूँ कोई मिनिस्टर, एक सहाफ़ी हूँ और एक एंकर पर्सन की इस वक्त कुर्सी पे बैठ के बात कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और यही कर सकते हैं। अच्छा, नाउ डेज पीपल आर एक्सपेक्टिंग मच मोर कि भाई आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं हुआ? भाई जो करने वाले लोग मौजूद है वो करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सहाफ़ी का काम देखें, जुल्म के खिलाफ और कोई भी ऐसा जो मसाइल, उनके खिलाफ आपका काम आवाज़ बुलंद करना होता है। आप आवाज़ बुलंद करते रहें, मसाइल को उजागर करते रहें, जो इंतज़ामिया उन तक वो आवाज़ पहुंचाते रहें। आगे तो इंतज़ामिया नहीं करना होता है, लेकिन आवाज़ को वहां तक पहुंचाना भी सहाफ़ी के लिए आसान नहीं होता। हाँ, तो काफ़ी ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही है। मुझे आखिर में दो मेरे क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि अब क्योंकि आज से अगर आप 10 साल 12 साल पीछे चले जाएं तो सोशल मीडिया का वो जो आज लेवल है वो नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ज़्यादा बेहतर है या जो हमारा नेशनल मीडिया है, या वो मतलब प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप किसको ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि किस मीडियम से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है, क्या बेहतर है? नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया इज़ नोन एज़ अ वेपन। तो वहाँ भी बैठ के आप अगर डायरेक्शन आपकी ठीक है तो आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हैज़ अनदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बट इन वैल्यू, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो मेरे लिए तो जब मैंने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया तो जो मेरे सो कॉल्ड हेटर्स हैं, जिनकी आई बिलीव दैट दे हैव टू बी थिंकिंग, ठीक है ना? तो उन लोगों ने तो ये सोशल मीडिया का लफ्ज़ या यूट्यूब का लफ्ज़ मेरे लिए तो गाली बनाया, ठीक है? तो मैं तो प्रेफ़र करती हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ द बेस्ट। वहाँ पे बैठ के असल सही। में आपकी एक जो अप्रोच है या जो आपके काम करने का जो दायरा-कार है वो बढ़ जाता है। वो सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो आपके लिए थोड़ा-सा चेंज हो जाते चेंज हो हैं। जाते हैं, सही। तो सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी आना शुरू हो गई हैं और बाकी की चीज़ें भी हैं। बट हाँ, इफ़ यू आर बिगिनर और आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, अपना प्लेटफ़ॉर्म आप खुद क्रिएट करो ना, ऐसे ही है, ठीक है? नए आने वाले लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म और है और वो वहां मेन से सीख मेन सकते स्ट्रीम हैं। मीडिया पे भी आपको पता है अब आजकल जो चीज़ें हो रही हैं कि सेंसरशिप लगा दिया और ये चीज़ें हैं, चीज़ों को कंट्रोल में रखने की बात है। तो अगर आप अपना पैगाम वाज़ेह कर सकते हो, तो आप वही चीज़ सोशल मीडिया पे भी बैठ के कर सकते हैं, वही चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया और वही चीज़ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आजकल तो सिर्फ़ एक सिंबल बन गया है। किसी को डराना धमकाना हो तो उसकी खबरें बस वो कर सकते हैं, बाकी तो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं। बट जो असल खबर है और जो हकीकत संबंधी जो चीज़ें हैं वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से ही मिलेंगी। सही, सही। चाहे वो टॉक शोज़ हो, चाहे वो न्यूज़ में आपको चीज़ें मिलें, तो वो मेन स्ट्रीम आपको जो है ना वो एक अच्छी डायरेक्शन दे अच्छी सकता है। डायरेक्शन दे सो आई विल सकता है। प्रेफर मेन स्ट्रीम मीडिया। चलें, सही हो गया। और आखिर में मुझे ये बताइएगा कि जो लड़कियां सहाफ़त में आना चाहती हैं बतौर न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, बतौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट, या बतौर डिजिटल मीडिया, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि वो उनको इस फील्ड में आने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या किस माइंड से उनको आना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? अच्छा, वैसे तो ये फील्ड ही इतना सख्त है, इतना मुश्किल है, रास्ता इतना दुश्वार है कि समझ नहीं लगती है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा है तो हम समझते हैं अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है तो हम समझते हैं बुरा है। बट जब तक आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप वो सही और गलत के बीच में आप फंसे रहते हैं। तो मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितनी लोगों की मुझे दुआएं मिली हैं, लोगों की मुझे सपोर्ट मिली है, उस बिहाफ़ पे मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लड़की के लिए तो कोई भी फील्ड हो तो अकेली वो चलेगी तो मुश्किलात तो हैं ही, है ही है। ठीक है ना? बुरी नज़र तो उसके ऊपर है ही। मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, मैं बड़ी फॉर्च्यूनेट हूँ कि मेरे वालिद साहब मेरे ऐसे साथ-साथ ही है। हैं। मैं ये हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट से मैं यही बातें कर रही हूँ। तो मुझे जो वो लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं या फील्ड के अंदर जो लड़कियों को जो मसाइल या दुश्वारियाँ आती हैं, वो तो मैंने फेस ही नहीं की हैं। तो जब मैंने फेस ही नहीं किया, मैं क्या ही बताऊँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वो लड़कियाँ तो जो फ़ील कर रही हैं, जो फेस कर रही हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस से वो बता सकती हैं। बट मेरा मानना ये है कि
आपका एक महरम आपके साथ अगर इस फील्ड में आना है तो लाजमी लाजमी हो, और सपोर्ट आपको होनी चाहिए, होनी तभी चाहिए। आप घर की सपोर्ट बहुत नहीं से होगी तो आप कहीं नहीं मसाइल का बढ़ सामना पाओगे। कर सकते हैं आप उनका। घर की सपोर्ट नहीं होगी आप कहीं नहीं जा नहीं पाओगे। जा पाते। सही घर सही। की सपोर्ट होगी आप दुनिया पार कर जाएंगे। सही सही, बिल्कुल सही। और आजकल का जो मैं समझता हूँ कि कोई भी फील्ड है, हर लड़की को उसमें आना चाहिए। और उसमें देखें, अब जर्नलिज्म ले लें आप, उसके अलावा पायलट, कोई भी फील्ड देखें, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी जब फीमेल किसी फील्ड में आती है, तो जब तक उसके लिए कोई मोटिवेशनल उसी की फील्ड की अगर फीमेल नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि वो या तो वो हिचकिचाएगी आते हुए, या उसके लिए थोड़ा मसाइल का सामना। तो जैसे अब आप बहुत सी ऐसी फीमेल्स के लिए मशगले राह हैं कि अच्छा आपको देख के अच्छा यार महविश भी तो आई है, उसने भी इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल, हम क्यों नहीं आ सकती, हम भी तो आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और इसमें असल में ना मैं एक मेरा प्रोग्राम हो रहा था, एक इंटरव्यू था ऑन एफएम। तो वहाँ पे जो होस्ट है उन्होंने मुझसे पूछा कि लड़कियाँ आपकी तरह बनना चाहें या आपको देख के फॉलो करें आगे आए। तो मैंने वहाँ पे जस्ट ये कहा था कि अगर लड़कियाँ महविश मुमताज़ बेग को देख के इस फील्ड में आ रही हैं और महविश मुमताज़ बेग बनना चाह रही हैं तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि मैं किसी को देख के इस फील्ड में नहीं आई। हम्म मेरी कहानी अलग है, हम्म आपकी कहानी अलग होगी। वो तो मेरी सेक्रीफाइसेस और मेरी जो अचीवमेंट्स हैं या ये जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वो डिफरेंट होंगी, हम्म आपकी डिफरेंट होंगी। हम्म नाउ इट्स अप टू यू कि आपने अपना कौन सा रास्ता देखना है। हम्म मुझे फैमिली सपोर्ट था लेकिन मुझे खानदान का सपोर्ट नहीं था। अच्छा। मुझे मेरे खानदान ने मेरी वजह से मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स से बायकॉट किया हुआ एक तरह से। हम्म ठीक है, तो ये जो इतना नेम फेम आप कह लें, इतना एक्सेप्टेंस कह लें और इतनी अगर मेरी सिग्निफिकेंस है तो उसकी कहीं ना कहीं मैंने कीमत तो हम्म चुकाई है ना। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त साबित करता है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो काफ़ी अच्छे फेमस और बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं। तो आज से कोई 12 साल पहले जब उन्होंने यूट्यूब शुरू किया, वीडियोस था ना, खानदान वाले कहते थे ये तो कोई काम नहीं करता, बस वीडियोस ही बनाता रहता है, और ये तो फलाने का बेटा है, वो तो वीडियोस बनाता है। और जब उस मेहनत करता रहा, करते करते उसने अच्छी अर्निंग की और काफ़ी फेमस हो गया और ठीक ठाक पैसे कमाए, घर बनाया, गाड़ी। अब जो बातें कर रहे थे, उन्होंने भी अपने बेटों को और अपनी फैमिली को, नहीं यार आप भी करो ये काम, तो इसमें तो बड़ा पैसा है, इसमें तो बड़ी ये है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कुछ आसिफ साहब चीजें मेरी होती हैं जो वक्त साबित करता है। मेरे मामले में मैं दुआ करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो, मुझे मेरे खानदान वाले कहें कि ये चलो ठीक है और तुम भी ऐसा करो, और मुझे लगता नहीं है कि क़यामत से पहले भी ये वक्त आएगा। चलें, हम तो दुआ कर सकते हाँ, हैं। तो मैं सिर्फ उन लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, आप अपनी डायरेक्शन आप खुद चूज करो। सही। अगर आप समझते हो कि भाई हम ये सेक्रीफाइसेस भी दे सकते हैं, अगर तो जुर्रत है, हिम्मत है, हम्म तो अपने घर वालों की सपोर्ट से आगे बढ़ जाओ। हम्म मैं पहले कह चुकी हूँ कि अब मैं मेरे हेटर्स बोलते हैं भाई आपने कौन सी कुर्बानी दी है, आपने कौन से मुश्किलात झेले हैं। भाई जो मेरी मुश्किलात है ना वो आपके साथ पूछते भी बर्दाश्त वो नहीं कर पाएंगे। हर हर जिसके हर साथ बंदे की अलग गुजरती कहानी है वही होती है। जानता है, और एक्चुअली जो इसी तरह ही हेटर्स की होता है। आपने लैंग्वेज देखो, उनका एक्सेंट देखो ना, तो वाकई ये इंसान हम्म सोचते भी, मैं तो ये डायरेक्टली देखे, आई एम नॉट अ जजी पर्सन, हम्म आई विल ऑलवेज से दैट जज मी इफ यू आर परफेक्ट। हम्म बट जब मैं अपने हेटर्स की, और वो हेटर्स भी ऐसे हैं कि मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी तो वो हम्म मेरे हेटर्स में शामिल हो जाते हैं, सही। मैं रिस्पॉन्ड करूंगी तो फिर वो मेरे हेटर्स में नहीं हम्म शामिल होंगे, ये उन्हीं की बातें हैं। तो जो उनकी जो ज़बान है, जो लहजा इस्तेमाल करते हैं या जो उनका वर्ड्स है चुनाव का, जब वो मुंतखब करते हैं तो मैं डायरेक्टली ये सोचती हूँ कि इस शख्स की माँ ने इसकी कैसी परवरिश की हम्म होगी। हम्म ट्रस्ट में, हम्म हालांकि हो सकता है ये गलत हो, ठीक देखें है। वो। और ये गलत भी हाँ। है, बट मैं सोचती हूँ कि इसके पेरेंट्स ने इसकी कैसी परवरिश की हम्म होगी। किसी और की बहन बेटी को जब ये कह रहा है तो अपनी बहन को ही किस नजरिए से देखता होगा, और अपनी बेटी को ये कैसे जो नहीं आगे हम्म फिर वो लेकर आएगा। हम्म हर शख्स की कहानी मुख्तलिफ है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर शख्स के मामला चेंज है। आप किसी को किसी भी तरह से जज नहीं कर सकते हो। तनकीद करनी है, देयर इज अ सर्कल, हम्म देयर इज अ लिमिट, आपको उस लिमिट के अंदर रह के करनी चाहिए। हम्म आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट माई सेल्फ कि आप लोग मुझे बुरा, भाई मैं तो ये देखती हूँ कि आप मेरे बाद जो आए हुए हैं उनको आप कितना मतलब वो करते हो। मैं हम्म सही गई हूँ, हम्म मैं राजा जलाल साहब के वो जो एक ट्रॉमा क्रिएट हुआ, ठीक है ना, हम्म ट्रेजेडी जो उन्होंने बनाया मेरे लिए, मैं उसमें से पार होके बाहर आ गई हूँ। हम्म लास्ट मेरा विजिट हुआ, उसके ऊपर मेरे खानदान के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, मैं खामोश रही क्योंकि मेरे घर का मसला था। मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि उसको मैं बाहर रिवील करूं बातों को, बट वहाँ के सो कॉल्ड चंद जर्नलिस्ट ने
वो उसको हथियार बना के शायद हम्म। कि महविश मुमताज़ बेग की कमज़ोरी है तो हम ये लेकर आएंगे तो ये इसके लिए मसला हो जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ये बात वाज़ेह करूँ कि ये चीज़ें मेरी मेरी वीकनेस नहीं है। मेरी वीकनेस तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं खुद वो नहीं तो पता तो इनको क्या ही पता मुझे होगा। तो अब लगता है, क्योंकि आप तो उस अब मुकाम से बाहर, आप तो इतनी माशाल्लाह कामयाबी मिल गई है, और वो जो एक शुरू का फेज़ था वो आप गुज़र चुकी हैं। मैं कामयाबी के बारे में पढ़ रहा था तो वहाँ पे था कि कामयाबी के लिए हमेशा अपनी आँखें खोल के रखें, और कामयाबी की कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको ना अपने कान और ज़ुबान को बंद करना पड़ता है, तब आप कामयाबी की उन सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी की लाइफ में, मैंने भी काफ़ी अपनी स्ट्रगल फेस के बाद हम यहाँ तक आए हूँ, और कुछ वाकई ऐसे लाइफ के फेज थे कि जहाँ पे हमें अपनी जुबान भी बंद करना। अच्छा, जो लोग हमें, जब मुझे इतना पता था कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तो लोग जो कहते हैं कहने दो यार, नहीं, ना दैट सुनो डज़न्ट उनकी बग बात, मी। ना दैट सुनो उनकी डज़न्ट बात, बग ना उनके मी। बारे जो में कुछ कहते हैं कहो। जैसे कहते हैं, तो क्योंकि बस मुझे इतनी ये सी पता बात है है। कि सामने वाले की अपनी जब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो हाँ। वो मेरी वर्थ वैल्यू पे क्वेश्चन रेज कर रहा है। हाँ। और कैसे, इट डज़न्ट बग मी, मुझे ये चीज़ों हम्म। के ऊपर कोई परेशानी नहीं होती है। आई ऑलवेज बिलीव दैट कि वो कहते हैं ना कि हक को ज़वाल नहीं, बातिल हम्म। को करार नहीं, हम्म। वफा को फना नहीं, दगा को बका नहीं। बता नहीं, बिल्कुल बिलीव ऐसे करें ही है। इसके ऊपर। और मैं बिल्कुल एक ऐसे ही है। सेंटेंस अपने पूरे प्रोग्राम में हमेशा यही कोट करती हूँ ताकि लोगों को पता हो, और कि भाई जो नामुमकिन वर्ड है वो नामुमकिन है। हम्म। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेहनत चाहिए, जस्ट द स्ट्रगल वर्ड चाहिए उसके लिए, इम्पॉसिबल इज ऐसे ही है। इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो यू हम्म। जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छे काम करें आप, अच्छी नीयत के साथ करें, खुदा भी साथ है, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। और मैं भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज गुफ्तगू करके, और आपकी कुछ बातों से मुझे भी बड़ी मोटिवेशन मिली कि एक लड़की अगर इतनी एनर्जेटिक या इतनी वो स्ट्रांग हो सकती है और इतना फाइट करके आगे आ सकती है, तो क्यों ना बाकी भी लोगों को आपकी, मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग जो स्पेशली लड़कियां हैं उन्होंने आपकी गुफ्तगू सुन के उनको भी हुआ होगा कि हम भी, अब मैं भी कुछ ऐसे फेज से गुजर रही हूँ, वो आज आपकी बातें सुन के कि नहीं यार, हम भी ज़रा स्ट्रगल करके मज़ीद अच्छा, देखते हैं। मुझे मिली हैं काफ़ी तो लड़कियाँ ऐसी मिली हैं जो कहती हैं कि भाई हम ना आपको जब फॉलो करते हैं और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं तो हमारी कोशिश होती है हम भी गेन हम करें, भी गेन और करें। ये हाँ। अचीवमेंट्स हो हमारे किस्मत में भी हों तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमें भी खुशी होती है। हम्म। लेकिन जब जो परेशानियाँ, जब ऑब्वियसली वो हर्डल्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ और हम्म। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे यू ही होता है, डोंट ये फेल, यू डोंट लर्न। जिंदगी का हिस्सा तो है। वो जब आते हैं तो बिल्कुल। हम घबरा जाते हैं कि भाई फिर हाँ। हम देखें, हम तो छोटे से गांव में रहते हैं, फिर यहाँ को मोहल्ले वाले हैं, हम्म। समाज वाले हैं, ठीक है, कैसे क्या बातें करेंगे। तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगी कि मैं भी वैसे ही आम लड़की हूँ, ठीक है। ऐसे ही है। महविश बिल्कुल आम लड़की है, वो आप उसको किसी तरह से भी अपने इमेजिनेशन में या इग्नोरेंस का शिकार मत बनाएं। हम्म। मुझे महविश मुमताज़ बेग अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया है लोगों की सपोर्ट से, लोगों की ऐसे प्यार ही होता है। मोहब्बत से, ऐसे ही होता है। रिस्पेक्ट से, एक एतमाद से जो मुझे मेरे घर वालों से मिला है। हम्म। तो जब ये चीज़ें किसी भी औरत को, लड़की को, लड़के को ना, नॉट हम जेंडर की क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी मेहनती शख्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो कल को वो एक फल तो देगा ना आपको। वो ऐसे ही दरख्त है। बनेगा, आपको कहीं ना कहीं मायूस नहीं होगा। बट शर्त ये है कि आप ट्रस्ट करो, हम्म। आप साथ खड़े रहो। लोग हम्म। साथ छोड़ देते, मसला ये है। लेकिन देखें, वही बात है, जो हर जिंदगी में हर तरह का फेज आता है, आपको जिस स्ट्रगल करनी पड़ती है, और आपने भी की, अल्लाह ने आपको मुकाम दिया। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, आप इसी तरह मेहनत करती रहें, गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया महविश, आपने आज मुसाफिर की, जो मैं जिस नाम से पॉडकास्ट कर रहा हूँ मुसाफिर, उस आपने मेरी पॉडकास्ट को टाइम दिया, और आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू रही, और आपकी लाइफ के बारे में सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महविश। और जी नाज़रीन, आपने महविश की इतनी स्ट्रगल लाइफ सुनी, कैसे ये इस फील्ड में आई, और एक ऐसे इलाके से जहाँ से नॉर्मली कोई हज़ारों में से चंद एक लोग या एक दो लोग होते हैं जो इस तरह आते हैं, और महविश मुमताज़ बेग उनमें से एक हैं। तो अब आसिफ जंजुआ को दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।